மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். जय महाकाल। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, बीजेपी में तो सबसे ज्यादा रावण है। सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। तो भाई कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, जनता को दिखाई पड़ा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2024 चुनाव के पहले पूरे देश में एक बहस चल पड़ी है। बहस यह है कि इंडिया दैट इज भारत को जोड़ कौन रहा है और तोड़ कौन रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत का विजन है तो दूसरी ओर राहुल गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन राजनीतिक विचारधारा की इस लड़ाई में एक मुद्दा बन गया है सनातन। बीते दिनों में इंडिया अलायंस में डेंगू, कोरोना और HIV से सनातन की तुलना पर राहुल गांधी चुप रहे। आगे उन्होंने मंदिर में स्थापित मूर्तियों की तुलना जिस तरह से बोलने और नहीं बोलने को लेकर की, फिर सनातन पर राहुल गांधी के नजरिए को लेकर सवाल और गहरा गया। लेकिन अब जब राहुल गांधी को बीजेपी के पोस्टर में न्यू एज रावण बताया गया तो इसे सनातन का अपमान बताकर कांग्रेस के नेता हंगामा कर रहे हैं। राजस्थान में इन्हीं दलीलों पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ जयपुर कोर्ट में केस भी दर्ज करा दिया है। सवाल पब्लिक का में आज आपको देश की राय पता चलेगी कि राहुल या मोदी, आखिर सनातन के मुद्दे पर पब्लिक किसके साथ है। हमने लोगों से भी पूछा है कि इंडिया और भारत में देश के लोग किस नाम के साथ हैं। आपको ये भी बताएंगे कि इन मुद्दों पर ETG रिसर्च के साथ हुए सर्वे में रुझान क्या आया, मोदी आगे या विपक्ष का इंडिया। क्या असल मुद्दे हवा 2024 में राम रावण पर युद्ध, यही है आज सवाल पब्लिक का। इस सर्वे का सैंपल साइज 9,772 है। यह सर्वे टेलीफोन पर इंटरव्यू के आधार पर हुआ है। आइए अब मैं आज आपको मेरे स्पेशल मेहमानों से मिलवा दूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी, आपका स्वागत है आज सवाल पब्लिक का शो पर। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। वारिस पठान, इन्हें कौन नहीं जानता, AIMIM के प्रवक्ता हैं। दीपक पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैं सबसे पहले आपको सवालों की तरफ और सवालों पर सर्वे की तरफ ले जाने से पहले कुछ सर्वे के सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। सर्वे के सवालों को आपको दिखाने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूं कि 5 अक्टूबर को बीजेपी के पोस्टर में राहुल गांधी को न्यू एज रावण बताने के एक दिन पहले 4 अक्टूबर को कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर निजी हमले वाला पोस्टर जारी किया था। मैं आपको यह भी याद दिलाती चलूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को 100 मुख वाला रावण बता चुके हैं। राहुल गांधी ने भी ऐसी कुछ बात की थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि पार्लियामेंट में उनका बयान एक्सपंज हो गया था। तो आज देश में ये दोनों मुद्दों पर देश की जनता कहां खड़ी है, इसके तरफ रुझानों की तरफ चलते हैं। तो आज अपने सर्वे के पहले सवाल पर, सवाल नंबर 1 जो हमने आज जनता से पूछा है, सनातन की तुलना बीमारियों से किए जाने को कैसे देखती है देश की जनता। हिंदू टारगेट पर है, 34% जनता समझती है। धार्मिक तुष्टीकरण है, ये
24% जनता समझती है, यानी कि 68% जनता समझती है कि ये कहीं ना कहीं धर्म के साथ खिलवाड़ है। शुद्ध राजनीति 20% जनता, कह नहीं सकते 22%। तो ये रुझान आपके सामने है। 68% लोग समझते हैं कि या तो ये तुष्टीकरण है या हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। सवाल नंबर 2 जब हमने लोगों से पूछा सनातन की तुलना बीमारियों से करना क्या है, तो इस पर हिंदुओं की भावना आहत हुई। ये 39% लोग समझते हैं। बोलने की आजादी है 30% लोग समझते हैं। कह नहीं सकते 31%, यानी कि फेंस पर बैठे हैं 31%। क्या समझते हैं वो अपनी बात आज बता नहीं रहे, आहत हैं या आजादी समझते हैं इसको, लेकिन लगभग 40% जनता समझती है कि हिंदुओं की भावना आहत हुई है। इसके बाद तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सनातन की तुलना बीमारी से करने पर राहुल गांधी की चुप्पी पर क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं ये 35% लोग समझते हैं। राजनीतिक मजबूरी है 26% लोग समझते हैं, लेकिन लगभग 40%, 39% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते, यानी कि इस पर वो अपनी राय जाहिर नहीं कर रहे, मन में क्या है बता नहीं रहे। शायद कहीं कोई गुस्सा है और शायद कहीं कोई लोग समझते हैं ये मुद्दा आज का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि मुद्दे बेरोजगारी होने चाहिए, महंगाई होने चाहिए, ये भी एक उनके मन में ख्याल हो सकता है। सवाल नंबर 4, सनातन को खत्म करने वाले बयान का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया को भारी नुकसान पड़ेगा, ये तो 21% लोग ही समझते हैं। उत्तर भारत में इंडिया अलायंस को नुकसान 24% लोग समझते हैं। ना नुकसान ना फायदा 22% लोग, कह नहीं सकते 33% लोग, यानी कि बहुत सा बड़ा हिस्सा है जो देख रहा है इंडिया अलायंस को कि वो किस तरह से इस मुद्दे पर चुप्पी रखे हुए हैं और सनातन का अपमान होने दे रहे हैं। लेकिन हराने वाली जनता समझती है 21% के ये मुद्दा किसी को हराने के लिए काफी होगा। तो मैं सबसे पहले राकेश सिन्हा जी के पास जाना चाहूंगी। राकेश सिन्हा जी, मैं पूछना चाहती हूं, आज जो सर्वे भी बता रहा है और जिस तरह का पोस्टर वॉर चल रहा है, राम वर्सेस रावण हो रहा है। रावण बुलाया है खड़गे साहब ने, लेकिन जब मोदी जी या बीजेपी कुछ कहती है रावण न्यू एज, रावण राहुल गांधी को, तो कांग्रेस को गुस्सा चला आता है। और उधर सनातन को एक फुटबॉल बनाकर जो इंडिया अलायंस के बयान हैं उस पर भी जनता की राय हमने सबके सामने रखी। आप क्या समझते हैं, ये मुद्दा बड़ा है, ये आहत हुए हैं हिंदू इस पर, लेकिन चुनाव के लिए यही मुद्दा बनेगा? इस पर शायद अभी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, चुनाव के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास का जो विमर्श है वही मुद्दा बनेगा, और वह मुद्दा इसलिए बनेगा कि लाभार्थी का जो वर्ग पूरे हिंदुस्तान में तैयार हुआ। नाविका जी, मैं बिहार के एकदम दलित बस्ती में गया था, बेगूसराय का वो सूजा गांव है। वहां के दलितों से जब मैंने बात की तो बाकी चीज उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन एक चीज उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको आयुष्मान योजना दिया है। आयुष्मान के लिए जब कैंप लगा तो लंबी कतार लगी, तो मैं जानबूझ के पूछा क्या ये राशन कार्ड के लिए है? बोले नहीं। मैं कहा इससे क्या लाभ होगा? मैं जानबूझ के एक नकारात्मक तरीके से पूछ रहा था कि मैं सच जान सकूं। उन्होंने उन सब चीजों को बताया जिसका ज्ञान शायद उन लोगों का नहीं है जो टीवी डिबेट में भी आते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, ये सनातन का मुद्दा, राहुल जी की चुप्पी या तमिलनाडु के नेता का कहना, यह सब उन सामाजिक दर्शन का प्रतीक है जो दो सामाजिक दर्शनों का प्रतीक है। एक सामाजिक सांस्कृतिक दर्शन नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, जिसका संघर्ष सदियों से चल रहा था, उसको एक मूर्त रूप दिया। एक वह सामाजिक दर्शन है जिसने काशी में जो लाखों हिंदू जाते थे, गली कुची से निकलकर, गंदगी से निकलकर भगवान अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं कर पाते थे, ये एक सांस्कृतिक विषय था। किसी भी राज्य के लिए, राजा के लिए, सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए ये दायित्व बनता है कि अपने लाखों करोड़ों लोगों के
आराध्य देव की पूजा करने में व्यवधान को दूर करे। वो काशी का मंदिर बनाया, गंगा के को पवित्र करने का अभियान चलाया। हमने जो काम किया, उज्जैन की स्थिति हमने बदली। पूरे देश में एक सांस्कृतिक विरासत को, आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध करने का अभियान चला। एक दूसरा सामाजिक दर्शन है जो राहुल गांधी और उनके सहयोगी पिछले 2014 नहीं उसके पहले से लेकर चल रहे हैं, जिसमें भगवान राम के मंदिर का विरोध करना है, जिसमें भगवान शिव के मंदिर के बनने के प्रति आपत्ति जताना है। मथुरा का नाम सुनते ही उनको सांप्रदायिकता की भनक नजर आती है। गौ हत्या प्रतिबंध के नाम पर उनको लगता है इस देश में हिंदुओं का डोमिनेशन बढ़ जाएगा। और जब लव जिहाद का मामला आता है तो उनको लगता है कि मुसलमान समाज के खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा किया जा रहा है। इस सामाजिक दर्शन का ही प्रतिबिंब है जब सनातनियों को कहा गया वे डेंगू के कीड़े मकोड़े हैं। हिंदू जनता साधारणतः आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मामलों में मुखर नहीं रहती है, वो शांत होकर देखती है और निर्णय करती है। इस देश की जनता इससे आहत है। औपनिवेशिक काल में जब नजर आ रही है सर्वे में, ये बात तो पूरी नजर आ रही है सर्वे में। और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदू टारगेट पर है, 34% जनता समझती है, और धार्मिक तुष्टीकरण हो रहा है, यह भी 24% जनता समझती है। शुद्ध राजनीति हो रही है, यह भी 20% जनता समझती है। हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, यह लगभग 40% जनता समझती है। राहुल गांधी इस पर चुप रहकर गलत कर रहे हैं, यह भी 35% जनता समझती है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा शायद हराने के लिए काफी नहीं है, ये कम से कम सर्वे में नजर आ रहा है। तो तहसीन पूनावाला, क्या इसलिए रोज सनातन के खिलाफ बोला जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम तरफ से सवाल और इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन मैं ये भी कह सकती हूं कि तमाम सवालों पर बहुत बड़ा तबका है देश की जनता का जो चुप है, और ये चुप्पी किस बात का संदेश दे रही है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चुप्पी तूफान का इशारा देती है। कह नहीं सकते, लगभग 40% जनता कहीं, 31% जनता कहीं, 33% जनता, यानी कि अगर आहत है तो भी चुप है, और अगर कुछ नहीं समझती तो भी चुप है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये पोस्टर वॉर, ये मोदी को रावण बुलाना ठीक है, मोदी को दानव बुलाना, दानव बुलाना ठीक है, लेकिन न्यू एज रावण बुलाए जाने पर सारे अपने स्टॉप्स खोलकर आक्रमण करना, ये कहां की राजनीति है और ये किन मुद्दों की राजनीति है? नमस्कार नाविका जी, बहुत लंबा प्रश्न था, उम्मीद है मुझे आप उत्तर देने का मौका देगी। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपने बिल्कुल सही बताया कि अधिक ये शायद ये जो भावनाएं हर्ट हुई है, शायद ये इनफ नहीं है भाजपा को चुनाव जीताने के लिए। और ये लोग साइलेंट क्यों है? ये इसलिए साइलेंट है कि उन्होंने देखा है कि हमारे पार्ट टाइम प्रधानमंत्री, फुल टाइम प्रचार मंत्री और आजकल यूट्यूबर, जिनका यूट्यूब चैनल मणिपुर में नहीं चलता है क्योंकि वहां पर इंटरनेट नहीं है, वे उस वक्त चुप थे जब पार्लियामेंट के अंदर महेश शर्मा जी ने कहा कि मां सीता का जन्म का कोई प्रूफ ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। तब चुप थे जब नरेश अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया भगवान राम भगवान विष्णु के लिए। तब चुप थे जब दिलीप घोष जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया मां दुर्गा के लिए, वो मैं चैनल पे रिपीट नहीं कर सकता। तब चुप थे जब संजय निषाद जी ने भगवान राम के पिताजी के लिए और माता जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बावजूद भाजपा ने जाके उनसे अलायंस किया। तो वे जानते हैं कि जैसे मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह, इसलिए चुप बैठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे रेसलर्स महिला जिनके लिए नाविका जी आप लड़े थी, आपके रिपोर्टर को धक्का मार के गिराया गया था, जिनको हर स्टेज पे मोलेस्ट किया गया था, ऐसा मैं और आप नहीं दिल्ली पुलिस कह रही है, वो बृजभूषण शरण सिंह जी को मोदी जी नहीं निकाल सकते थे? क्या वो सच्चा भारतीयपन नहीं है? क्या अजय मिश्रा टेनी, जिसके गुंडे बेटे ने, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, किसानों को कुचला, वो आज भी इस देश का गृह मंत्री, उसको नहीं निकालना चाहिए था? आज लोग देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, और वहां के मुख्यमंत्री के ट्वीट्स डिलीट करवाए गए, इस तरह के अभद्र ट्वीट्स के, जिसके कारण मणिपुर में और हिंसा बढ़ी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मणिपुर के बच्चे भगवान राम के बच्चे नहीं है? आज मोदी जी चुप बैठे हैं, मोदी जी राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए, राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए।
देखिए मैं सोचा था तहसीन पुनेवाला कोई सनातन के ऊपर जवाब देंगे। मैं पहले टाइम्स नवभारत को बधाई देता हूं, कम से कम एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दे इस देश के करोड़ों लोगों के जनजीवन को, उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है, नकारात्मक या सकारात्मक। टाइम्स नवभारत ने एक ईमानदारी से एक सर्वे किया और ईमानदारी से सर्वे को रखा। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 3 बातों का रखना चाहता हूं। यह जो संस्कृति है, जिस संस्कृति को लेकर तहसीन पुनेवाला आज राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं, यह एमएफ हुसैन की उस संस्कृति को लेकर चल रहे हैं जिसमें एमएफ हुसैन ने मां सीता का नग्न फोटो बनाया था, जिसने एमएफ हुसैन ने मां सीता को भगवान हनुमान के लिंग पर बैठा हुआ दिखाया था, जिसमें मां लक्ष्मी का अपमान किया था। उस पूरे अपमान की संस्कृति का विरोध करने वालों का कहा गया ये हिंदू फांसीवादी हैं, और उसका समर्थन करने वाले अपने को प्रगतिशील लेफ्ट लिबरल बनते हैं, जिसके राहुल गांधी प्रतीक हैं। इसे राहुल गांधी को जब यह कहा जा रहा है कि आधुनिक रावण है, तो उन्होंने वही काम किया जो रावण ने मां सीता का अपहरण किया था। और आज राहुल गांधी की हिम्मत है आज कहें कि एमएफ हुसैन ने जो चित्र बनाया था वो हिंदू समाज के प्रतिकूल था। वो किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट की बेटी का चित्र अगर सुसज्जित कपड़ों में बनाते तो मुझे खुशी हुई, लेकिन मां सीता का चित्र आप ऐसे बनाते हैं। एमएफ हुसैन आज नहीं है, लेकिन हम लोग सड़क पर आए थे, भगवान राम के मंदिर के लिए हम लोग सड़क पर आए थे। मैंने कहा मोदी जी ने कौन सा नकारात्मक काम किया, कोई बता दे संस्कृति में। उज्जैन, अयोध्या, काशी और मथुरा का वो सर्वे, मथुरा के सर्वे के नाम पर किए क्यों डरते हैं? जब न्यायालय कोई काम करते हैं, आप ब्रजभूषण सिंह का नाम लेते हैं, क्या ब्रजभूषण सिंह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में के पास नहीं है? आप सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़ा कीजिए। ये मोनार्की नहीं है कि मोदी जी हर मामले में फैसला लेंगे। आप दीजिए मोदी जी को फैसला लेने का अधिकार, आप न्यायालय को निरस्त कर दीजिए और मोदी जी को कहिए आप सब बातों पर फैसला लीजिए। मैं जो कहना चाहता हूं कि जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, जो मामला न्यायालय पर न्यायालय से पूछिए, हर चीजों को विवादास्पद बनाना। दूसरा, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी ने पिछले 9 वर्षों में हिंदू समाज संस्कृति को समृद्ध करने के लिए क्या किया? आज हिंदुज्म पर लेख लिखने के लिए वो क्यों बाध्य हुए? लेख में वो 10वीं कक्षा का जो लेख लिखे, क्या हिंदुज्म को समझते हैं? ये एक जीवन पद्धति है। जब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने इसे जीवन पद्धति कहा था, तो कांग्रेस ने आपत्ति क्यों व्यक्त की? और आज कांग्रेस पार्टी आज घोषणा करे कि सनातन को डेंगू का कीड़ा कहने वाले, चूंकि महात्मा गांधी ने अपने को सनातनी कहा था, तो क्या महात्मा गांधी डेंगू के मच्छर थे? राहुल गांधी की हिम्मत है, कांग्रेस के प्रवक्ता की हिम्मत है, तो आज स्पष्ट शब्दों में कहें कि यह डेंगू का मच्छर कहना, महात्मा गांधी को डेंगू का मच्छर कहना गलत और अनैतिक था। तहसीन पुनेवाला जवाब दीजिए। डेंगू कहा गया, HIV कहा गया, और हिंदू नीच होते हैं, ये सब तमाम चीजें कही गई हैं। कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं कि हर धर्म, हर किसी जो उसको फॉलो करता है उसके लिए बहुत प्रिय होता है। किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ कहना क्या सही है? आज सिर्फ सही और गलत की बात है, और इसको मुद्दा बनाना, पॉलिटिकल मुद्दा, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस पर शायद देश की जनता जो देखेगी, काम हुआ है नहीं हुआ है, उनकी जिंदगी बेहतर हुई है नहीं हुई है, शायद वो इस बात पर नहीं वोट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आहत हुई है, ये कम से कम सर्वे बता रहा है। मैं पूछ रही हूं, क्या एक नेशनल पार्टी इस तरह का सवाल खड़ा कर सकती है? नाविका जी, थैंक यू। जवाब दे देता हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं सबसे पहले आपके साथ था नाविका जी। मैंने कहा इस तरह के शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन आप देखिए, मेरे में हिम्मत है कहने को गलत है। राकेश भाई, जिनकी मैं बहुत आदर करता हूं, ये दिलीप बाबू को या संजय निषाद जी को गलत नहीं कह पाएंगे। दूसरी बात, अगर गलत हुआ जो हुआ, स्टालिन साहब के बेटे ने कहा, स्टालिन साहब को G20 दिनों में, चलो प्रोटोकॉल था, बुलाया, उनके साथ खींचते हंसते हंसते सेल्फी क्यों खिंचाया माननीय प्रधानमंत्री? मैंने नहीं किए जाते। तो तीसरी बात, मैं एक लास्ट टाइम बस रिक्वेस्ट करता है, एक लास्ट टाइम। मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें गलत हुई, पर क्या एमएफ हुसैन कांग्रेस का मेंबर था, किसी पार्टी का मेंबरान था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मणिपुर में लड़कियां नंग क्यों हुई, परेड क्यों करके एमएफ हुसैन ने ऐसे गलत चित्र बनाए? अरे बनाए तो आपकी सरकार थी, आप उसको अरेस्ट करते, दुबई से आप उसको एक्स्ट्राडाइट करते, आप नहीं किए। आप वो बात आज निकाल रहे, मणिपुर में आज महिला नंग तहसीन पुनेवाला, अगर इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की अगर आप बात करेंगे, तो यह भी सवाल पूछा जाएगा कि
राजस्थान में इतने बलात्कार रोज होते हैं, आपने क्या कर लिया? मुख्यमंत्री ने आपको कहा कि हमने नहीं, इंटरनेट इसके बंद बारे में किया। आपने क्या कर लिया? राहुल गांधी जी ने एक बार भी ट्वीट किया उसके बारे में? एक बार भी कुछ कहा उसके बारे में? खैर अपनी अपनी कॉन्शियंस होती है, अपनी अपनी अंतरात्मा होती है। लेकिन वारिस पठान जिस देश में तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, वहां मुद्दा क्या है? सनातन। वहां मुद्दा क्या है? पोस्टर वॉर। वहां रावण बोला जा रहा है राहुल गांधी को और मोदानव बोला जा रहा है देश के प्रधानमंत्री को। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये जनता के मुद्दे हैं? और क्या ये मुद्दे तय करेंगे कि हमारे देश में कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी? पहले दूसरों को पूछ लीजिए, मैं एंड में बोलूंगा। कमाल है। अच्छा चलिए, आपका गुस्सा जाहिर। मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं 20-25 मिनट बैठ के मैं आपके बीजेपी की रैली में नहीं आया हूं। मैं बीजेपी की रैली में बीजेपी का भाषण सुनने नहीं आया हूं, डिबेट में आया हूं। 25 मिनट से आप सिर्फ 2 जन को बुला रहे हैं ना, 2 जन के साथ डिबेट करिए। सबको पूछ लीजिए, मैं बाद में जवाब दूंगा। 25 मिनट तो हुए भी नहीं है डिबेट को शुरू हुए। वारिस पठान, आपको हमेशा मुझ पर ही गुस्सा आता है। इतने एडवोकेट हैं, खुद ही जजमेंट दे दीजिए। नहीं, आप काम ही ऐसा करते हो। नहीं, आप बुला के रख देते हो, 5 जन को बोल देते हो, खाली 2 जन को 20-25 मिनट 2 जन बात करेंगे। तो बैठ के सुनने वालों में से नहीं है हम लोग, जवाब देने वालों में से। आपको फिर संयम रखिए। नाराजगी थूके, मैं मुद्दे पूछ रही हूँ चुनाव के। आप दीजिए। नहीं, नाराजगी नहीं है, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं कोई नाराज नहीं हूं। 10 मिनट में बोलूंगा, जितना राकेश सिन्हा ने बोला उतना मैं बोलूंगा। आपके पास समय है, आपके चैनल के पास समय है तो मुझे दीजिए, नहीं तो मैं बैठ के सुन रहा हूं ना। मैं कुछ बोल रहा हूं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं बैठ के। आप बोलिए ना वारिस पठान जी। चलिए कुछ सवाल और भी रखती हूँ, शायद आपका बोलने का मन करे। आपके पसंदीदा सवाल है, भारत या इंडिया, आपके मुताबिक देश का क्या नाम होना चाहिए? भारत 48% लोग कहते हैं, इंडिया 34% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते 18%। देश का नाम अब भारत ही प्रोजेक्ट हो तो आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा होगा 46%, ठीक नहीं होगा 29%, कह नहीं सकते 25%। अब इसके बारे में बता दीजिए वारिस पठान। इंडिया भारत की भी तो एक बहस छिड़ी थी। सुनिए, अभी देखिए नाविका जी, देश संविधान से चलता है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। आप हम सब डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री, ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है राकेश सिन्हा से, तहसीन से, आपसे भी इंक्लूडिंग मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन हमारे इसमें मतभेद है, मनभेद किसी से भी नहीं है। मगर आज देश में आप हम सब क्या देख रहे हैं कि वन साइड सिर्फ गाली दी जा रही है, गाली की बुनियाद के ऊपर देश को चलाने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो इतना अफसोस होता है कि आज 9 साल में जितनी गालियां देश के मुसलमानों को दी गई, इतनी गालियां हमको आजादी के लिए अब तक नहीं दी गई है। जबकि मुसलमानों ने आजादी के अंदर अपनी जानें गंवा दी थी, हम शहीद हुए, तब जाके हमारा भारत महान देश आजाद हुआ। ये आरएसएस वाले नहीं थे आजादी की लड़ाई के अंदर। आज सबसे बड़ी गाली जो हमको रोज दी जा रही है ना नविका जी, वो ये हमको रोज प्रूव करना पड़ता है। नेशनलिज्म प्रूव करो, पेट्रोलिज्म प्रूव करो, आप एंटी नेशनल हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? तो क्या संविधान में इक्वालिटी है, उसका उल्लंघन नहीं है? तो भाजपा सरकार के संविधान को मानेगी? नहीं मानेगी। बात नंबर 2, आज इस हद तक मोदी ने लेके गए नफरत को मुसलमान के प्रति कि एक सांसद लोकसभा में खड़े होकर बिदूरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संविधान की शपथ लेकर संसद बनाए, खड़े रहकर सामने एक मुस्लिम सांसद को इतने अल्फाजों से गालियां देता है। मैं गालियां आपके चैनल पे ले भी नहीं सकता। वो गाली उसने सिर्फ एक मुस्लिम सांसद को नहीं दी थी, पूरे मुस्लिम समाज को उसने वो गालियां दी थी। उसका खंडन छोड़िए, उसको नोटिस दिया छोड़िए, कुछ नहीं हुआ उसका। उसकी जगह मोदी ने उसका प्रमोशन कर दिया। उसको पहले तो कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया, उसको अब टोंक की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये किस माहौल में आप लेके जाना चाहते हो? तो साफ है देश के सामने कि मोदी और बीजेपी का एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पोलराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीकरण।
उसके सिवा इनके पास कोई नहीं है। मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम को गाली बको, अनाप शनाप बातें करो, अपना काम बनता, वोट लो, तख्ती के ऊपर बैठ जाओ। तो क्या ऐसी दिन के लिए देश आजाद हुआ था कि आप जो मेन माइनॉरिटी है देश का उसको गालियां बकाते रहेंगे और उसको प्रमोशन करेंगे? हर दिन कभी जेएसआर के नाम पे हमको मारा जाता है, कभी गाय रक्षकों ने हमको मार दिया जाता है। तो किस दिशा में? अब मैं सवाल अगर कर लूंगा ना बीजेपी के प्रवक्ता को या मोदी जी को कि आप तो आए थे विकास का मुद्दा लेकर, आप तो 15 लाख रुपया अकाउंट में जमा करने वाले थे, क्या हुआ? इनके पास जवाब नहीं है। मैं अगर ये सवाल कर लूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, राकेश सिन्हा कब मिलेगा? इनके पास जवाब नहीं है। मैं कहूंगा पेट्रोल डीजल के दाम कम कब होंगे? इनके पास जवाब नहीं है। मोदी जी ने उस दिन भाषण दिया, हम गरीबों के लिए है, गरीबों के मसीहा बनते हैं। नविका जी, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र के नांदेड़ में जहां पर बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, 36 घंटे में 31 लोगों की जानें चले गई सरकारी अस्पताल के अंदर। उसमें 12 से ज्यादा नवजात न्यू बॉर्न चाइल्ड बच्चे थे। और क्यों जाने गई पता है आपको? क्या कहता है प्रशासन? मेडिसिन की कमी की वजह से जाने चले गई। अरे आपके पास पैसा है मोदी जी मॉन्यूमेंट बनाने का, आपके पास पैसा है नामकरण करने का, नाम चेंज कर देंगे, करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है कि गरीब को आप दवाई मुहैया करो, गरीब का आप इलाज कराओ। सरकारी अस्पताल के अंदर जाने चले गए। तो क्या ये जुमला नहीं है? तो क्या बीजेपी हैज लॉस्ट ऑन इट्स प्रायोरिटीज? मैं तो सिंपल वारिस पठान जी कुछ सवाल जो आपने उठाए हैं बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि देश ऐसा नहीं सोचता। आप जब कहते हैं कि देश ऐसा सोचता है, मैं आपको सिर्फ ये आश्वासन देना चाहती हूं, देश के लोग ऐसा नहीं सोचते। हाँ, बाकी राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं। मैं दोनों तरफ की बातें, यहां से अगर कोई गाली देता है किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी समुदाय को, वो भी गलत है। और कभी कभी जो प्यार छलकाते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जी, वो भी गलत है। मैं दोनों की भर्त्सना करती हूं, लेकिन जो सवाल आपने उठाए वो बहुत सही सवाल है। राकेश सिन्हा जी, जवाब दीजिए। नांदेड़ की घटना पर टाइम्स नाउ नव भारत ने लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, स्टिंग ऑपरेशन किया है। भैया कुछ मुद्दे ये भी देख लीजिए। देखिए, उससे पहले मैं एक उनको संतुष्ट कर दूं। मुझे लगता है अखबार पढ़ते होंगे, टीवी न्यूज देखते। अरे पहले नहीं, उसी पे बोलो। ये ओवैसी साहब की पार्टी से आते हैं। अगर ये भारत का अखबार पहले सुन लीजिए ना। आपने रोजगार की बात उठाई, अभी 2 रोजगार मेला की मैं बात करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मई में 70,000 लोगों को, और सितंबर में वारिस पठान जी, अब डेमोक्रेसी रहने दीजिए। आपने सवाल उठाए हैं, वो किस ऑर्डर में आंसर कर रहे हैं पहले सुन तो लीजिए। देखे ना, युवाओं को रोजगार देना गाली देना नहीं होता है। आप कह रहे युवाओं को गाली बाद में सुन लेंगे, मैंने युवाओं को रोजगार देना आपके लिए गाली है क्या? अभी 3 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 71,000 51,000 लोगों को रोजगार दिया, सम्मानित रोजगार दिया, ऐसा रोजगार दिया जो पिछले 20 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हर 3 महीने में रोजगार मेला लग रहा है, प्रधानमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं और आप कहते रोजगार नहीं मिल रहा है। मेक इन इंडिया आपको समझ में नहीं आता है, मुद्रा योजना आपको समझ नहीं आता है, आप कहते देश का विकास नहीं हुआ। अरे 49 करोड़ लोग, 49 करोड़ लोग बच्चों की जाने चले गए, उसमें बोलो कहां गया पैसा? इंश्योरेंस दवाई नहीं मिली, मेडिकल। मैं आता हूं इंश्योरेंस से, मेडिसिन क्यों नहीं दिया बच्चों को? इंश्योरेंस से 12 बच्चे मर गए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो तुम्हारा भी सीना फट जाएगा राकेश सिन्हा। मेरे पास वीडियो में आपको दिखा सकता हूं। नाविका जी, मैं बोलूं या बोले? अपने नवजात ये चिल्ला चिल्ली बच्चों को आप जाइए जिसमें चिल्ला चिल्ली होता है। पठान साहब, वो वीडियो हमने भी चलाया है, एक एक करके आपने सवाल उठाया है। राकेश सिन्हा जी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि पहले तो रोजगार पर मैं कहता हूं इस देश के नौजवानों को जो संतुष्टि मिल रही है। एक और छोटी सी बात कहूंगा, योजनाएं तो 1000 हैं। 49 करोड़ लोग जो इंश्योरेंस से बाहर थे, जिनको ये इंश्योरेंस क्या होता है मालूम नहीं था, वे लोग हैं जो 8 रुपया 12 रुपया देके इंश्योरेंस कर रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी को जानना चाहिए, किडनी और हार्ट की बीमारी लेकर लोग मर जाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनको आज लाखों में रुपया मिल रहा है। इनसे पूछिए आयुष्मान योजना क्या है, बता दें।
ये जनप्रतिनिधि इनको बता दें। आयुष्मान योजना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की योजना है। आयुष्मान योजना क्या है बताइए देश की जनता को, कितने पैसे मिलते हैं? आप सिर्फ टीवी डिबेट में आकर भद्दी बातें करके पर राकेश सिन्हा जी, आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी है योजना, लेकिन नांदेड़ में जो हुआ, जिसका सुओ मोटो नोटिस अभी अभी खबर आ रही है कि बॉम्बे के हाईकोर्ट ने लिया, उस पर क्या जवाब है? इतनी डेवलपमेंट, इतना विकास होने के बावजूद अगर 50 बच्चे 2 दिन में उनकी मौत हो जाए क्योंकि वहां मशीनें नहीं चलती, वहां नर्सें नहीं है, हम किस सदी में रह रहे हैं? ने एक बच्चे की भी मृत्यु होती है, गलत तरीके से मृत्यु होती है, अभावग्रस्तता के कारण मृत्यु होती है, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायालय नोटिस ले रहा, ठीक है, किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना और अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में या लापरवाही के अनुसार उसकी घोर निंदा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हमने शहादत देके इस देश की आजादी ली। शहादत देने वाले 10 लोगों का नाम बताइए, देश का विभाजन कराने वाले कौन थे ये भी बताइए, और आपकी पार्टी की स्थापना करने वाले पाकिस्तान के समर्थक थे या नहीं थे? ओवैसी की पार्टी की स्थापना करने वाले को पाकिस्तान लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने जेल से छोड़कर क्यों भेजा? लेकिन क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा तो आप जाइए डिफेमेशन केस। चलिए, गलत बोल रहे हैं या सही, ये तो लोग और दर्शक समझ जाएंगे, लेकिन आप मुद्दे को किस तरह से पलट रहे हैं ये भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। उधर सवाल नंबर 7, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर आपकी क्या राय है? ये सवाल जब पब्लिक से पूछा, ठीक नहीं है इंडिया बुलाना 27% लोग, बिल्कुल ठीक है 32% लोग, लेकिन कह नहीं सकते 41% लोग। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लोग कुछ कह नहीं कर रहे, जाहिर नहीं कर रहे, वो किस तरफ खड़े हैं, उनका क्या, उनके मन में क्या राय है और उनका भड़ास कितना है, ये भी इस नंबर से पता चल सकता है। एक देश एक चुनाव पर आपकी राय क्या है? तुरंत करना चाहिए 33% लोग, जरूरत नहीं है 28% लोग, कह नहीं सकते 39% लोग। सवाल नंबर 9, एक देश एक चुनाव होता है तो उससे क्या होगा? टैक्स पेयर के पैसे बेहतर इस्तेमाल होंगे 15% लोग, देश का समय बचेगा 26% लोग, विकास में तेजी आएगी 18% लोग, लगभग 60% लोग मानते हैं कि सही होगा, बहुत से काम अच्छे होंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। सिनिसिज्म और एक तरह की लाचारी जो लोगों के मन में आ गई है कि इससे भी कुछ नहीं होगा, ये 41% लोग मानते हैं। और आज का आखिरी सवाल, दिल्ली के G20 आयोजन को आप कैसे देखते हैं? मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि 44% लोग, दुनिया में भारत का कद बढ़ा लगभग 30% लोग, टर्न के मुताबिक आयोजन था 27% लोग, तो लगभग 73% लोग ये मानते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, भारत का कद बढ़ा। अब रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इंडिया गठबंधन, सनातन, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि आजकल रोज पोस्टर वॉर चल रहा है, इंडिया सही है या भारत सही है देश को बुलाना, या फिर सनातन पर आर पार करना, या फिर कास्ट सेंसस कराना। क्या ये मुद्दे हैं देश के, या देश के मुद्दे हैं बेरोजगारी, विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ये मुद्दे हैं देश के। कह नहीं सकते वाली आबादी बहुत बड़ी है, और जो कह नहीं सकते वो अपने दिल में रखते हैं और वक्त आने पे अपनी ताकत दिखाते हैं। ये मुद्दे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। सनातन तो बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मैं सनातन के जो शब्द इस्तेमाल किए गए, मैंने पहले दिन की डिबेट में ही कहा था कि मैं उन शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता, वो शब्द गंदे हैं, वो कहने नहीं चाहिए थे। मगर सनातन के बारे में जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक कहा गया। सनातन का मतलब ही इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, आडंबर, पाखंड, धोखाधड़ी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 6 चीजों से ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। सनातन का मतलब है पाखंड। सुन लीजिए अभी आज शांति से पहले, जो 6 चीजें कही गई, भगवान, पाप, स्वर्ग, नर्क,
जो भाग्य इस तरह की चीजों में फंसा करके जनता को मूर्ख बनाया जाता है। इसका कोई इस विषय के ऊपर कोई आप देश में विभाजन नहीं देखेंगे, ये पूरा मेरा विश्वास है। जनता सिर्फ आप बिजली, इस तरह सड़क, के शब्द पानी, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सनातन पाखंड है। मैं जो शब्द कह रहा हूं वो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहे हैं। वो बाबा साहेब अंबेडकर की मैं कम से कम एंडोर्स नहीं करती। क्या आप एंडोर्स करते हैं तहसीन पूनावाला? क्या इस वजह से राहुल गांधी भी चुप है? मैं पूछ रही हूं आपसे, क्या आप एंडोर्स करते हैं जो रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? इक्विटेबल टाइम दीजिए, ऐसे मत करिए आप। नहीं, पर आप आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। आप आपत्तिजनक शब्द अगर कहेंगे सनातन के बारे में, और देश की काफी जनता मानती है कि इससे हिंदू आहत होते हैं, तो मैं कम से कम इसके लिए आपको इक्वल टाइम नहीं दे सकती। पूछ रही हूं तहसीन पूनावाला जी, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ है, क्या आपके भी यही व्यूज हैं जो रवि श्रीवास्तव जी के हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह की बातें किसी भी धर्म, किसी भी वे ऑफ लाइफ के लिए करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें हर धर्म, हर वे ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर धर्म, हर वे ऑफ लाइफ में कुछ न कुछ कमियां हैं, उन पे हमें जरूर सुधार करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म है, मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म है हमारे देश के अंदर जिसमें मैक्सिमम रिफॉर्म्स हुए। अगर आज हम भगवान राम को पूछते तो जिन्होंने रावण को मारा, तो भगवान राम तो क्षत्रिय पैदा हुए थे और रावण तो ब्राह्मण पैदा हुआ था। तो हमें थोड़ा सा, भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं, तो हमें थोड़ा सा सही रखना चाहिए। सवाल तो ये भी उठता है तहसीन पूनावाला जी कि अब तक राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, तो गलत को गलत कहने में क्या हर्ज है? दीपक पांडे जी, ये मैं आपसे भी पूछूंगी। ये सवाल आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जिसको जैसा करना है वो अपने घर के अंदर करता है, लेकिन आपकी अलायंस में कोई किसी की भावनाओं को इस तरह से आहत करता है, तो क्या इस पर अपनी राय नहीं कहनी चाहिए? बड़े नेताओं को अपने विचार नहीं रखने चाहिए? क्या अगर एक धर्म के लिए आप बोलेंगे, आवाज उठाएंगे और दूसरे धर्म के लिए नहीं उठाएंगे, तो इसको राजनीति और तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, तो किस धर्म की बात करते हैं, ये भी मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और रही बात आपने कहा इंडिया अलायंस की, तो एनडीए अलायंस में भी कुछ ऐसे दल हैं, तहसीन भाई ने नाम लिया कि संजय निषाद हैं, और अभी हमारे गठबंधन से निकल करके गए हैं, उनके गठबंधन में राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, वो किस प्रकार भगवान राम के लिए अशब्द प्रयोग करते हैं, वो भी सब लोग जानते हैं। तो उनका भी स्पष्टीकरण एनडीए की तरफ से आना चाहिए। मैं सवाल का जवाब काउंटर क्वेश्चन नहीं होता है। आप बताइए, आपका व्यू क्या है? आपने ये चीज देखिए, आपने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप ये सवाल एक बार पहले राकेश सिन्हा जी से पूछिए। मैं आपको 5 मिनट समय देता हूं, मैंने 25-30 मिनट से इंतजार किया है, मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा। राकेश सिन्हा से पूछिए, क्या ये स्पष्टीकरण देंगे ओम प्रकाश राजभर पे, संजय निषाद पे? चलिए अजय, हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। अजय का पोरबंदर से सवाल है, सनातन धर्म को गाली देने पर राहुल गांधी चुप रह जाते हैं, सनातन का सवाल हो तो ऐसा क्यों होता है? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, सनातन, राम, रावण जैसे विषय क्या गंभीर विषयों से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं है? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, सनातन का विरोध करने वाला रावण ही कहलाएगा और क्या कहलाएगा? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, अगर कांग्रेस सनातन प्रेमी है तो वो ये बताएं आज तक उन्होंने सनातन के कौन से मुद्दे पर सामने आकर बात की है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन राकेश सिन्हा जी, तमाम सवाल यही उठ रहे हैं आज, और मेरे पास समय कम है, मैं आपको 40 सेकंड का समय सिर्फ दे सकती हूं। आप इस बात का जवाब दीजिए कि गलती एक तरफ से नहीं होती, तीर दोनों तरफ से चलते हैं। तो पहले आप उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, फिर विपक्ष देगी, यही पहले आप चलता है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया है।
लेकिन उन्होंने कहा मुद्दे से भटकाने के लिए भटका कौन रहा है? सनातन का सवाल घमंडिया गठबंधन से आया या बीजेपी से आया? लेकिन मैं एक सवाल का जवाब अंत में बहुत कम समय में दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार और बाकी सरकारों में क्या अंतर है। 1950 से लेकर 2015 तक सिर्फ 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। टोटल नेशनल हाईवे हमारे पास 77,000 किलोमीटर था। 2025 तक ये बढ़कर विकास की बातें उसी तरह बस एक रेल में 63,000 किलोमीटर 1.2 लाख किलोमीटर होगा। ये विकास, राम और रोटी दोनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। जितना हमारे हमने देश के लोगों से जो सवाल पूछे, उनके जो जवाब आए, उसमें एक मैसेज है और मैं दर्शकों चाहती हूं कि आप इसके बारे में सुनिए और सोचिए कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ये शायद सिर्फ चुनावों में ही तय होता है, लेकिन जब इतनी सारी जनता चुप हो तो इसका मतलब क्या कोई तूफान आने वाला है? सोचिए, समझिए और इंतजार कीजिए चुनाव के नतीजों का। आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आप सबसे इजाजत और